हे एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर मतलब SN1 मैकेनिज्म के बारे में। सारे एस्पेक्ट देखेंगे उसके और सारे फैक्टर्स देखेंगे जो कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के रेट पे इफेक्ट डालेंगे, जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में अपन ने SN2 पे किया था। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं अपन SN1 मैकेनिज्म अराइज कहां से हुआ और समझ कैसे आई लोगों को कि हाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो मतलब वहां पे सिर्फ एक ही मैकेनिज्म काम नहीं कर रही है, और भी मैकेनिज्म इसकी फॉलो हो सकती हैं या फिर पॉसिबल हो सकती हैं। तो SN1 मैकेनिज्म जनरेट कहाँ से हुई या फिर सीन में एक्चुअली आई कहाँ से, उसको समझने के लिए सबसे बढ़िया अपन ये दो एग्जांपल लेते हैं, इसे समझते हैं। जैसे कि पुराने जो साइंटिस्ट थे उनको SN2 मैकेनिज्म के बारे में पता चल गया था, कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है, सारे फैक्टर पता चल गए थे, है ना। उन्होंने एक बहुत बढ़िया फैक्टर क्या बताया था कि अगर मेरा सबस्ट्रेट बल्कियर है, उस पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं वो अगर बल्कियर हैं, तो SN2 मैकेनिज्म का रेट काफी स्लो होता है, रिएक्शन बहुत स्लोली प्रोसीड होती है ना, या फिर नहीं के बराबर होती है अगर बहुत ज्यादा ही बल्कियर हो, ऐसे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया जैसे ऐसे केसेस में। तो क्या हुआ कि टर्शियरी ब्यूटाइल की रिएक्शन वाटर के साथ और मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन वाटर के साथ ये लेके देखी इन्होंने। तो सबसे पहले अगर अपन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को देखें तो बाकी सारे बॉन्ड इसके कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के हैं जो कि पोलर नहीं होते। कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड एक पोलर दिखेगा हमें, ब्रोमीन विल बिल्ड ब्रोमीन के ऊपर होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही मिथाइल ब्रोमाइड में भी कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। साथ में हमारे पास वाटर है, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है ना। अब देखो इनकी अगर मैं रिएक्शन देखूं तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते टाइम हमें एक बात समझ में आई थी कि जितना ज्यादा बल्कियर होगा मेरा सबस्ट्रेट रिएक्टेंट, है ना, उसके पास जो ग्रुप होंगे जितने ज्यादा बल्की होंगे उतनी स्लो रिएक्शन होगी। इसका मतलब अगर अपन SN2 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो वाटर का अटैक होगा ऑक्सीजन के लोन पेयर से ऑन टू दिस कार्बन वो काफी स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 3 CH3 ग्रुप है क्या कर रहे हैं, इसको हिंडर कर रहे हैं, इसके ऑक्सीजन को इस कार्बन तक अप्रोच करने में स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, जिस वजह से ऑक्सीजन इजीली इस तक अप्रोच नहीं कर पाएगा, है ना, उतने आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर अपन मिथाइल ब्रोमाइड को देखें तो यहाँ पे तो इसके पास कोई बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन लगे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे, है ना, तो यहाँ पे इजीली अप्रोच कर सकता है और यहाँ से ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है ना। वैसे ही सेम टू सेम, चलो ठीक है, मान लो अगर वाटर यहाँ पे अप्रोच कर भी गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा कार्बन से और कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से जो नई एंटिटी जनरेट होंगी वो क्या होंगी, कार्बन CH3 और CH3 और साथ में ऑक्सीजन कुछ ऐसे, और यहां से निकल जाएगी हमारी ब्रोमाइड आयन। वैसे ही दूसरे वाले केस में अगर अपन देखें तो इसका अटैक इस कार्बन पे, यहां से ब्रोमीन निकल गया, बना यहाँ पे CH3 OH2, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमाइड आयन यहां से निकल गया। ठीक है, अच्छा ये चीज तो हो गई। इसका मतलब अगर SN2 मैकेनिज्म हो रही होती यहाँ पे तो फिर इतनी बात तो पक्की है, ये बात तो तय है कि जो सेकंड वाली रिएक्शन है मिथाइल ब्रोमाइड की वाटर के साथ वो फास्टर होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू पहली वाली रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है हमारा या रिएक्टेंट है हमारा, ये इसका जो कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक वो कैसा है, बल्कियर है। लेकिन जब इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली कैरी आउट करा गया, थ्योरेटिकली तो ये लोग कॉपीज में ऐसे ही लिख सकते थे, है ना, लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली कैरी आउट किया गया इस रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शन को, तो हमें पता चला कि जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है ना, इट इज मिलियन टाइम्स फास्टर देन दैट ऑफ द सेकंड रिएक्शन। मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें बहुत तेज रिएक्शन होती है और बहुत फास्ट प्रोसीड होती है। ठीक है, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म काम नहीं आता, यहाँ से बात चालू हुई हमारे SN1 मैकेनिज्म की। क्या है SN1 मैकेनिज्म, कैसे वर्क करता है, समझते हैं अपन। जो हमारी SN1 मैकेनिज्म होती है वो बेसिकली 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है अपने को, उन दोनों स्टेप में से जो पहला स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये कैसे होता है, इसके लिए अपन एक अल्काइल हलाइड ले लेते हैं RCH2X और इसको किसी वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अब अगर मुझे पता है कि ये जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड होगा ये कैसा होगा, एक पोलर बॉन्ड होगा, और जब भी हम किसी पोलर मॉलिक्यूल को जब भी वाटर में अपन डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, कैटायंस और एनायंस में डिसोसिएट हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे भी होनी चाहिए, मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये X- बन जाने चाहिए और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स चले गए, जो भी हैलोजन था हमारा उसके साथ, तो कार्बन पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ से जो एंटिटी जनरेट होंगी वो कौन सी होंगी, RCH2 पॉजिटिव एंड दी हैलोजन X-, ये चीज होंगी। अब यहाँ पे वाटर का काम क्या है, वाटर का काम सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एक सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह, सॉल्वेंट की तरह। या यहाँ पे ये वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर रहा,
है ना, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब जब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहे होंगे तो ये सॉल्वेंट उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा होगा, हाइड्रेट कर रहा होगा, उनको स्टेबलाइज कर रहा होगा बाय द अट्रैक्शन ऑफ द लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन एंड द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑफ द हाइड्रोजन ऑन टू दिस नेगेटिव चार्ज, है ना। अभी अपन ने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि किस तरह से हमारा सॉल्वेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। तो वाटर यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रेशन करेगा उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, इन दोनों को स्टेबल बनाएगा। इसका काम है इनको स्टेबल करना, ठीक है। इसका काम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह करना नहीं है, ये एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो क्या है, कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन कैसे होंगे, किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्यादा एनर्जी के होंगे या फिर कम स्टेबल होंगे, है ना। अच्छा, जब भी हमारी कोई रिएक्शन हो रही है और वो मोर देन 1 स्टेप्स में हो रही होती है, तो उसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना, जिसके बेसिस पे हम लोग रेट को डिफाइन करते हैं, वो स्लोएस्ट स्टेप होता है। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे जो पहला स्टेप था उसमें क्या था, कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा था, तो ये एक स्लो स्टेप होना चाहिए, क्योंकि जो एंटिटी हमारी राइट साइड प्रोडक्ट के साइड पे जनरेट हो रही है वो कैसी है, लेसर स्टेबल है। किसके कंपैरिजन में, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, है ना। तो यही क्या होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज दी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ SN1 मैकेनिज्म। जो हमारा स्टेप सेकंड होता है। अब स्टेप 2 में क्या होगा, देखो एक चीज और आती है यहाँ पे बात। जब भी कभी कार्बोकैटायन जनरेट होता है ना, तो वहां पे कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है और वो एक स्टेबल फॉर्म में, एक स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज कर सकता है, ठीक है। क्या होता है रीअरेंजमेंट, ये अपन इस मैकेनिज्म को समझने के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल अपन लेंगे रिएक्शन में, उसका जस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा किसके साथ, कार्बोकैटायन के साथ। मतलब यहाँ पे जो जनरेट हुआ था हमारा RCH2 पॉजिटिव चार्ज, सपोज इसके साथ मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया है NH2 नेगेटिव, तो इस NH2 नेगेटिव का अटैक हो जाएगा इस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बोकैटायन पे या फिर इस इलेक्ट्रोफाइल पे। सिंपल सा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन, जो अपन पहले भी देख चुके हैं, वही कुछ यहाँ पे नजर आएगा अपने को। मतलब यहाँ पे एंटिटी बन जाएगी RCH2 NH2। क्या हुआ यहाँ पे, NH2 आ गया किसकी जगह पे, X की जगह पे। क्या हुआ यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन हुआ। यहाँ पे एक ताबड़तोड़ बात आती है निकल के, ये कार्बोकैटायन और ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के क्या बना रहे हैं, एक न्यूट्रल स्पीसीज बना रहे हैं। मतलब इनका रेट ऑफ रिएक्शन या फिर इनका रेट ऑफ कॉम्बिनेशन बहुत हाई होगा, है ना। ये अगर 2 स्टेप की बात करूं, कोई रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, एक स्टेप उसका स्लो है और एक स्टेप उसका फास्ट है, तो फास्ट वाला स्टेप उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं करता, वो डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता। कौन सा होता है, जो हमारा स्लो स्टेप है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज दी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, इतनी बात तो आ गई। मतलब यहाँ पे जो रेट होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। क्यों, वाटर तो सॉल्वेंट है, उसका तो रेट पे कोई खास काम है ही नहीं, है ना। मतलब जो यहाँ पे रेट है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब ऐसी जो भी मैकेनिज्म होगी जहां पे रेट हमारा सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट डिटरमाइन करे उसकी रेट को, ऐसी मैकेनिज्म को अपन SN1 मैकेनिज्म बोलेंगे। क्या होगा SN1 मैकेनिज्म में, पहले स्टेप में जो पोलराइजेबल बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, वहां से कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन जनरेट होंगे। इस कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होकर ये एक स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद वो कार्बोकैटायन किसी नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड या फिर किसी न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बना के क्या बना देगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब आते हैं अपन वापस से उसी पहले वाले एग्जाम्पल जो अपन ने लिया था, है ना। ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसको जब भी हम वाटर में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा जो कि हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है। मतलब ये कैसा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है जिसपे 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा इन हाइड्रोजन का, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कर रहा होगा, इसको स्टेबल बना रहा होगा काफी ज्यादा, है ना। अगर मैं इस वाले की बात करूं, इसको जब अपन ने वाटर में लिया तो यहाँ पे वही चीज हुई, CH3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव। क्या बात की थी अपन ने, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किस चीज पे डिपेंडेंट होगी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे, है ना। मतलब जितना ज्यादा स्टेबल मेरा कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा होगा उतना ही फास्ट वो रिएक्शन हो रही होगी। अब अगर मेरा इन दोनों में कंपेयर करूं, CH3 पॉजिटिव में और टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन में, तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है जो इसको बहुत अच्छे से हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू बहुत स्टेबल बना रहे होंगे। लेकिन इस वाले केस में कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई रेजोनेंस, कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, इसका मतलब ये लेसर स्टेबल बन रहा होगा। तो जब फर्स्ट स्टेप ही हमारी तेज हो गई, इसका मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन तो तेज होनी है। यही तो बात थी SN1 मैकेनिज्म की। तो यही होता है SN1 मैकेनिज्म में, जितना स्टेबल मेरा कार्बोकैटायन जनरेट होगा उतनी ही फास्ट क्या होगी, मेरी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। सबसे पहली बात तो ये समझना।
अच्छा, अब बात करते हैं अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री के फैक्टर की। जैसे अपन ने SN2 में देखा था कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वो क्या हो रही थी, इनवर्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था उस केस में, है ना, इनवर्स हो रही थी, इन्वर्ट हो रही थी। लेकिन SN1 में क्या है, जैसे अगर मैं ले लेता हूं R1 R2 R3 और ये कोई X, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई मैंने वाटर में डिसॉल्व किया इसको, क्या मिला यहाँ पे मेरा कार्बोकैटायन मिला R1 R2 और R3। ये क्यों हमने अलग ग्रुप क्यों ली मैंने यहाँ पे R1 R2 और R3, ताकि ये जो कार्बन है ना मेरा, ये कायरल कार्बन हो सके, है ना। कायरल कार्बन क्या होता है, एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट, तभी वो एक ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर होता है, एक कायरल सेंटर होता है। ओके तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारा कार्बोकैटायन जनरेट होता है, और कार्बोकैटायन का तुम्हें पता होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी, sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब ये जो कार्बोकैटायन है ये कैसा है, प्लेनर है। तो अगर कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है तो वो कुछ ऐसा हो रहा होगा, ये हाँ तो मेरा R2 वाला बॉन्ड हो गया, ये R3 वाला बॉन्ड हो गया, और ये R1 वाला बॉन्ड हो गया। अब जो सेकंड स्टेप था उसमें क्या हो रहा था, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था इस कार्बोकैटायन पे। तो वो जो कार्बोकैटायन होगा वो इन प्लेन्स में से तो नहीं आएगा, मतलब वो किस प्लेन से आएगा, जो उसके परपेंडिकुलर प्लेन होगा। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो इसके अबव द प्लेन से अप्रोच कर सकता है इस कार्बोकैटायन पे, या फिर बिलो द प्लेन से, है ना, बिलो द प्लेन से भी अप्रोच कर सकता है। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी होगी कि वो सामने से आके अटैच हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि वो पीछे से आके अटैच हो जाए। जो ऑप्टिकल सेंटर हमारा जनरेट होगा दोनों केसेस में, उन दोनों के दोनों में ऑप्टिकल रोटेशन हमारी अलग अलग आएंगी, है ना, और दोनों केसेस, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी सेम है। मतलब अभी जो सेकंड स्टेप में मेरा कार्बोकैटायन पे अटैक हो रहा था R1 R2 और R3 का, इस पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन एज वेल एज ये न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इट कैन आल्सो अटैक ऑन टू दिस कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे निकल के आएंगे हमारे पास दो केसेस, अगर न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन से अटैक करते या फिर न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन से अटैक करते, तो अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे, और उन दोनों केस में उनकी जो ऑप्टिकल रोटेशन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। मतलब अगर एक R बन रहे तो दूसरा S बनेगा। और साथ साथ क्या बात हुई कि पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक दोनों साइड से सेम है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, दोनों साइड से सेम पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक है। ऐसे केसेस में क्या होता है, जनरली हमारा जो प्रोडक्ट बनते हैं ना वो सेम कंसेंट्रेशन में बनते हैं। इसका मतलब जो ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन हो गई वो क्या हो गई, खत्म हो गई, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। मतलब ये जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा, ये कैसा बनेगा, एक रेसमिक मिक्सचर बनेगा जिसकी ऑप्टिकल रोटेशन कुछ नहीं होगी, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, है ना। तो यही केस होता है यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है हमारा R कन्फर्मर, दूसरा बनता है हमारा S कन्फर्मर। वो अलग अलग मॉलिक्यूल पे अलग अलग तरह से अपन निकाल सकते हैं 1 2 3 4 करके, है ना। तो ये है पूरी बात हमारे SN1 मैकेनिज्म की। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। SN1 में अपने को 3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। इससे क्या पता लगाएंगे अपन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। पहली बात तो अपने को यह समझ में आई। और दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, जो हमारा सॉल्यूशन लास्ट में प्रोड्यूस होगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एक रेसमिक मिक्सचर होगा, क्योंकि उसमें बनने वाले जो भी हमारे दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन वाले हैं, ठीक है। तो ये जनरली बात है हमारे SN1 मैकेनिज्म की। अब अपन चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म पे। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, या फिर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डाल सकते हैं, है ना। सबसे पहली बात आएगी हमारे लिविंग ग्रुप की, द लिविंग ग्रुप। ये कैसे वर्क करेगा, अगर मेरे पास अल्काइल ग्रुप सेम है, याद रखना मैं कह रहा हूं, अगर मेरे पास अल्काइल ग्रुप सेम है और लिविंग ग्रुप जो है वो अलग अलग है रिएक्टेंट्स में, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं इस फैक्टर से, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करता हूं इसको समझने के लिए, 4 मॉलिक्यूल लिए मैंने, इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और इथाइल फ्लोराइड। इनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे या फिर किसी भी प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो पोलराइज बॉन्ड है ब्रेक होगा, कार्बोकैटायन बनेगा और उसके साथ हमारा दूसरा जो काउंटर नेगेटिव चार्ज है वो बनेगा। जैसे इस केस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से निकलेगा हमारा I नेगेटिव, इस केस में हमारा निकलेगा Br नेगेटिव, इस केस में निकलेगा अपना क्लोराइड और इस केस में निकलेगा अपना फ्लोराइड। और जो कार्बोकैटायन बन रहे हैं वो तो सेम बन रहे हैं, इथाइल कार्बोकैटायन बन रहे हैं चारों के चारों में,
मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देख के हम लोग इन चारों रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन पे अपन नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, क्योंकि चारों जो हमारे कार्बोकेटाइन बन रहे हैं वो सेम बन रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज निकल रहे हैं वो डिफरेंट निकल रहे हैं। एक केस में आई नेगेटिव निकल रहा है, एक केस में Br नेगेटिव, एक केस में Cl नेगेटिव और एक केस में F नेगेटिव। अब क्या होगा कि आयोडीन का साइज बड़े होने की वजह से इनकी जो ओवरलैपिंग होगी कार्बन आयोडीन की वो वीकर होगी, है ना। अरे यार सिंपल सी बात है, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, जब हमारे एटम्स छोटे छोटे होते हैं तो उनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में और जो न्यूक्लियस जो होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कम होता है, डिस्टेंस होता है वो कम होता है ना। इस वजह से उस इलेक्ट्रॉन और उस न्यूक्लियस के बीच में अच्छी अट्रैक्शन होगी और वो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर मेरा एक एटम बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो एक वीकर बॉन्ड होगा, है ना। कोवलेंट नेचर की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ब्रोमीन आयोडीन से छोटा है, इसका मतलब ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ आयोडीन वाले से तो थोड़ी ज्यादा होनी है। क्लोराइड की अगर मैं बात करूं, क्लोराइड और कार्बन का बॉन्ड इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होगा और फ्लोराइड का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं, कोवलेंट स्ट्रेंथ की बात करूं, है ना। सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होंगे कार्बन और फ्लोराइड बॉन्ड में, मतलब इसको वाटर में डिसॉल्व करके इसको ब्रेक करना F- में और CH2 पॉजिटिव में भी बहुत मुश्किल होने वाला है। जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होता है किसी भी बॉन्ड में, वैसे ही उसका सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी हमारे किसी पोलर सॉल्वेंट में। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा और इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन इनटू कार्बोकेटाइन एंड द नेगेटिव चार्ज सबसे हाई होने वाली है। या फिर इसको दूसरी तरीके से समझना चाहो तो सिंपल सी बात करते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ द एनायंस। आई नेगेटिव सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा साइज का है, सबसे कम रिपल्शन होगा उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में, इस वजह से सबसे स्टेबल होगा। फिर ब्रोमीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर फ्लोरीन आता है। स्टेबिलिटी हो जाएगी आई नेगेटिव की सबसे ज्यादा, फिर Br नेगेटिव की, फिर क्लोराइड की, फिर फ्लोराइड की। इसका मतलब जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा या कार्बोकेटाइन का और नेगेटिव चार्ज का, वो किस केस में सबसे ज्यादा होगा, जहां पे एंटिटीज मेरी स्टेबल बन रही है। कार्बोकेटाइन तो सब में सेम ही था ना यार, यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी में। ओके, तो इसका मतलब जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो भी ज्यादा होगी। फर्स्ट स्टेप ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। तो अगर मैं बात करूं सेम अल्काइल ग्रुप है, ऐसे केसेस में सारी की सारी बात आ जाएगी हमारे लिविंग ग्रुप पे। लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसके बॉन्ड उसका बॉन्ड उतना ही जल्दी ब्रेक होगा और कार्बोकेटाइन उतनी जल्दी फॉर्म होगा। तो इस तरह से इफेक्ट करता है हमारा लिविंग ग्रुप। सिंपल सी बात है। लिविंग ग्रुप के केस में क्या याद रखना है, एक चीज जो लास्ट केस में याद रखा था, स्टेबिलिटी लिविंग ग्रुप की जो स्टेबिलिटी है वो जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा उतना ही ज्यादा होने वाला है। ये बात तो बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो पहला स्टेप था हमारा लिविंग ग्रुप। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट फैक्टर की बात करूं मैं अगर, तो यहाँ पे आता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ध्यान रखना जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था वो कौन सा था, रेट डिटरमाइन हम किससे कर रहे थे, स्टेप 1 से, जहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था। न्यूक्लियोफाइल कब एक्शन में आ रहा था, जब हमारा स्टेप 2 हो रहा था। कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का क्या काम था, जस्ट आके उस कार्बोकेटाइन से अटैच होके हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाना, है ना। मतलब वो फर्स्ट स्टेप में तो आया ही नहीं। और रेट डिटरमाइन हम किससे कर रहे थे, या रेट ऑफ रिएक्शन की बात हम कौन से स्टेप से कर रहे थे, फर्स्ट स्टेप से कर रहे थे। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है। कितना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ले ले, कितना वीकर न्यूक्लियोफाइल ले ले, क्यों, क्योंकि ये सेकंड स्टेप में काम में आता है। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सा, हमारा फर्स्ट स्टेप है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है। अगर हम SN2 से कंपेयर करें तो SN2 में बहुत इफेक्ट था न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का। जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ थी उतनी ही ज्यादा हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती थी। लेकिन यहाँ पे सीन ही अलग है यार, यहाँ पे तो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का काम आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। और सेकंड स्टेप में कुछ भी आ जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन पे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा स्टेप 1 बता रहा है। सिंपल सी बात होगी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला हमारी SN1 मैकेनिज्म की रेट ऑफ रिएक्शन पे। इस चीज को भी ध्यान से रख लेना। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे, तीसरे इफेक्ट की बात करते हैं अपन। तीसरा इफेक्ट आता है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की अगर अपन बात करें, अच्छा यहाँ पे जो बॉन्ड्स है, कैसे बॉन्ड्स पे काम हो रहा है, पोलर बॉन्ड्स पे काम हो रहा है। तो मतलब सॉल्वेंट भी अपने को कैसे लेने होंगे, पोलर सॉल्वेंट लेने होंगे। और पोलर सॉल्वेंट की 2 कैटेगरीज अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। जो यहाँ पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको समझने के लिए तुम लास्ट वाली SN2 मैकेनिज्म की रिएक्शन वाली वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, पोलर सॉल्वेंट में हमने बात की थी 2 तरह के हमारे सॉल्वेंट होंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर रहे थे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों चार्जेस को वो स्टेबलाइज कर रहे थे। और यहाँ पे अपने को दोनों को कराना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में RX बॉन्ड है
उसको ब्रेक करके अपन R पॉजिटिव और X नेगेटिव बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है और एक हमारा जो भी नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है जो उसका काउंटर पार्ट है ना। ऐसे केस में ऐसा सॉल्वेंट लेना होगा अपने को जो कार्बोकैटायन को तो स्टेबलाइज करे ही करे, साथ में नेगेटिव चार्ज को भी स्टेबलाइज करे, तभी उसके बॉन्ड जो ब्रेक होगा ना, उसका बॉन्ड ब्रेक का रेट बहुत ज्यादा होगा तभी, है ना। मतलब यहाँ पे अपने को कौन सा सॉल्वेंट लेना होगा हमेशा, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट। मतलब अगर मैं बात करूं कि मैंने रिएक्शन में पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट लिया हुआ है तो हाई पॉसिबिलिटी है वहां पे कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होनी है, SN1 मैकेनिज्म होनी है, SN2 मैकेनिज्म वहां पे फॉलो नहीं होनी। ठीक, बहुत रेयर केस में SN2 मैकेनिज्म वहां पे फॉलो होगी। तो तीसरी बात थी हमारी सॉल्वेंट की जो कि इतनी सिंपल सी थी। SN1 मैकेनिज्म के करते टाइम पे एक बहुत जरूरी बात निकल के आती है जो कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है ना उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकता है। वो क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कभी भी किसी भी केस में अगर किसी रिएक्शन में हमारा कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है तो हाई पॉसिबिलिटी होती है कि वो रीअरेंज कर जाए और रीअरेंज करके एक स्टेबल कार्बोकैटायन बना ले, है ना। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा होगा, जितना रीअरेंज करके वो जितना ज्यादा स्टेबल कर सकता है अपने को, वो उतना स्टेबिलिटी के साइड जाता है। ठीक है, जैसे अपन देखें कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट में जनरली होता क्या है, तो कभी भी हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद हमें पॉसिबिलिटी देखनी होती है वहां पे सबसे पहले किस चीज की, रिंग फॉर्मेशन की, कि क्या वो कार्बोकैटायन उस मॉलिक्यूल में किसी तरह से रिंग फॉर्म कर सकता है। रिंग फॉर्म कैसे करेगा, अगर उसके पास मॉलिक्यूल के अंदर ही कहीं पे डबल बॉन्ड हो या फिर कहीं पे नेगेटिव चार्ज हो जिससे वो अटैच हो जाए। अपन एग्जांपल लेके अभी इसकी बात करेंगे। ठीक है, अगर रिंग फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती तब अपन चेक करते हैं क्या वहां पे रिंग एक्सपेंशन होती है, हो सकती है, या फिर क्या वहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है ना। जैसे क्या बात आती है, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात की वहां यहाँ पे जो जनरली अपन देखें कि 6 मेंबर्ड रिंग हमारी बहुत ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि वहां पे जो एंगल्स आते हैं हमारे जो रिंग के अंदर कार्बन के, वो कैसे आते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली 109 डिग्री 28 मिनट्स के अप्रोक्सीमेटली उतने ही आते हैं, है ना। तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू 5 मेंबर्ड रिंग, देन 4 मेंबर्ड रिंग, देन 3 मेंबर्ड रिंग। जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ता जाता है रिंग का वैसे वैसे चीजें और ज्यादा अनस्टेबल होती जाती हैं। तो कार्बोकैटायन के साथ भी यही है, अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है वहां पे 7 मेंबर्ड रिंग है हमारी, उस पे कार्बोकैटायन बन रहा है तो वहां पे रिंग क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट किसके साइड होगी, 6 मेंबर्ड रिंग के साइड, है ना। अगर ऐसा केस नहीं है, अगर हमारे पास ऐसा केस है कि 5 मेंबर्ड रिंग है उसके बाहर कार्बोकैटायन बना है दूसरे कार्बन पे, तो वहां पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंड होके 6 मेंबर्ड रिंग की तरफ जाएगी, मतलब वो और ज्यादा स्टेबल एक सिस्टम बनाना चाहेगी। ठीक है, तो सेकंड सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, रिंग फॉर्मेशन। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो वो तब फिर वहां पे अपन क्या चेक करते हैं, या तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो या तो रिंग एक्सपेंशन हो। अगर ये चीज तीनों चीज ही पॉसिबल नहीं है, इसके बाद आते हैं अपन रीअरेंजमेंट पे। रीअरेंजमेंट कैसा होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा या मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल आयन शिफ्ट होगा, है ना। वो अगर ऐसी केस है कि हाइड्राइड शिफ्ट से या मिथाइल आयन शिफ्ट से वो कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन की साइड कोई ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर हम बोलेंगे कि वहां पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। इन हर चीज को एक एक एग्जांपल लेके अभी अपन समझेंगे। उसके बाद देखते हैं अगर ये कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास, तो नेक्स्ट जो फैक्टर देखते हैं अपन, वहां पे कौन सी रिएक्शन हो सकती है, या तो इंट्रामोलिक्यूलर। अगर इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन भी नहीं हो सकती तो फिर लास्ट में अपन जाते हैं इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब जस्ट अपन इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर में क्या डिफरेंस है, अगर मेरे पास रिंग के अंदर ही या फिर उस मॉलिक्यूल के पास ही कोई ऐसी चीज प्रेजेंट हो जहां पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो वो वहां पे रिएक्ट कर जाएगा। अगर ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है तो हमें एक अलग सा न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, जैसे अपन स्टेप 2 में कर रहे थे। उस स्टेप में हम लोग कोई न्यूक्लियोफाइल लेके उस कार्बोकैटायन से अटैच करवा रहे थे, तो वो कैसी रिएक्शन होगी हमारी, एक इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, और अगर सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है और वो दोनों कंबाइन कर जाएं तो वो कैसी होगी, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होगी, है ना। हमें दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही मॉलिक्यूल में काम हो गया। तो इस तरह से अपने को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है। कभी भी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो तभी हम एक सही प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, अदरवाइज हमारे आंसर हमेशा गलत आएंगे। तो कभी भी कार्बोकैटायन बन रहा है या फिर SN1 मैकेनिज्म हो रही है तो तुम्हें हमेशा एक बात ध्यान में लानी है, रीअरेंजमेंट। तो ये बात थी हमारी SN1 मैकेनिज्म की। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पे अपन एक अलग सी वीडियो देख लेंगे, अलग सी वीडियो बना लेंगे जिसमें अपन बहुत सारे एग्जांपल लेके किस तरह से रीअरेंजमेंट होते हैं उन सबको देख लेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लविंग केमिस्ट्री।